रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना गोली, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। शफकत दोपहर को दफ्तर से आया तो घर में मेहमान आए हुए थे। औरतें थीं जो बड़े कमरे में बैठी थीं। शफकत की बीवी आयशा उनकी खातिरदारी में लगी थी। जब शफकत सहन में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी बाहर निकली और कहने लगी, अजीज साहब की बीवी और उनकी लड़कियां आई हैं। शफकत ने हैट उतारकर माथे का पसीना पोंछा। कौन अजीज साहब? आयशा ने आवाज दबाकर जवाब दिया, हाय, आपके अब्बा जी के दोस्त। ओह, अजीज चचा। हाँ वही, मगर वो तो अफ्रीका में थे। जरा आहिस्ता बात कीजिए, आप तो चिल्लाना शुरू कर देते। वो अफ्रीका ही में थी, लेकिन जो अफ्रीका में हो क्या वापस नहीं आ सकता? लो, अब तुम लगी मीन में करने। आप तो लड़ने लगी। आयशा ने एक नजर अंदर कमरे में डाली। अजीज साहब अफ्रीका में ही है, लेकिन उनकी बीवी अपनी लड़की की शादी करने आई है। कोई अच्छा वर्ड ढूंढ रही हैं। अंदर से अजीज की बीवी की आवाज आई, आयशा, तुमने रोक क्यों लिया है शफकत को? आने दो। आओ शफकत बेटा, आओ, तुम्हें देखे इतनी मुद्दत हो गई है। आया चची जान। शफकत ने हैट स्टैंड की खूंटी पर रखा और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। आदाब अर्ज चची जान। अजीज की बीवी ने उठकर उसको दुआएं दी, सर पर हाथ फेरा और बैठ गई। शफकत बैठने लगा तो उसने देखा कि सामने सोफे पर दो गोरी गोरी लड़कियां बैठी हैं। एक छोटी थी, दूसरी बड़ी। दोनों की शक्ल आपस में मिलती थी। अजीज साहब बड़े खूबसूरत आदमी थे। उनकी यह खूबसूरती उनकी लड़कियों में बड़े दिलकश तौर पर बटी हुई थी। आंखें मां की थीं, नीली, बाल भूरे और काफी लंबे। दोनों की दो दो चोटियां थीं। छोटी का चेहरा बड़ी के मुकाबले ज्यादा निखरा हुआ था। बड़ी का चेहरा जरूरत से ज्यादा संजीदा था। उनकी मां उनसे बोली, बेटा सलाम करो भाई को। छोटी ने उठकर शफकत को आदाब अर्ज किया। बड़ी ने बैठे बैठे जरा झुककर कहा, तस्लीमात। शफकत ने मुनासिब और मौजू जवाब दिया। इसके बाद अजीज साहब और अफ्रीका के बारे में बातों का अटूट सिलसिला शुरू हो गया। नैरोबी, टांगानिका और राजधानी करातीना, युगांडा, इन सब की बातें हुई। कहाँ का मौसम अच्छा है, कहाँ का खराब है, फल कहाँ अच्छे होते हैं। फलों का जिक्र छिड़ा तो छोटी ने कहा, यहाँ हिंदुस्तान में तो निहायत ही जलील फल मिलते हैं। जी नहीं, बड़े अच्छे फल मिलते हैं, बशर्ते कि मौसम हो। शफकत ने हिंदुस्तान की आबरू बचानी चाहिए। गलत है, छोटी ने नाक चढ़ाई। अम्मी जान, ये जो कल आपने मार्केट से माल्टे लिए थे, क्या वहां के मचंगों के मुकाबला कर सकते हैं? लड़कियों की मां बोली, शफकत बेटा ये सही कहती है, यहाँ के माल्टे वहां के मचंगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आयशा ने छोटी से पूछा, तलत ये मचंगा क्या होता है? नाम तो बड़ा अजीब व गरीब है। तलत मुस्कुराई, आपा एक फल है, माल्टे और मीठे की तरह। इतना लजीज होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और रस, एक निचोड़िए, ये गिलास जो तिपाई पर पड़ा है लबालब भर जाएगा। शफकत ने गिलास की तरफ देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो फल कितना बड़ा होगा। एक मचंगे से इतना बड़ा गिलास भर जाता है? तलत ने बड़ी गर्वीले अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ। शफकत ने यह सुनकर कहा, तो फल यकीनन बहुत बड़ा होगा। तलत ने सिर हिलाया, जी नहीं, बड़ा होता है ना छोटा, बस आपके यहाँ के बड़े माल्टे के बराबर होता है। यही तो उसकी खूबी है कि रसी रस होता है उसमें। और अम्मी जान, वहां का अनानास बड़ी रोटी के बराबर उसकी एक फांक होती है। देर तक अनानास की बातें होती रहीं। तलत बहुत बातूनी थी। अफ्रीका से उसको इश्क था। वहां की हर चीज उसको पसंद थी। बड़ी, जिसका नाम निघत था, बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने गुफ्तगू में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। शफकत को जब महसूस हुआ कि वो खामोश बैठी है
तो वो उससे बोला, लगता है आपको इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। निघत ने अपने होंठ खोले। जी नहीं, सुनती रही हूं, बड़ी दिलचस्पी से। शफकत ने कहा, लेकिन आप बोली नहीं। अजीज की बीवी ने जवाब दिया, शफकत बेटा, इसकी तबीयत ही ऐसी है। शफकत ने जरा बेतकल्लुफी से कहा, चची जान, इस उम्र में लड़कियों को खामोशी पसंद नहीं होना चाहिए। ये भी कोई बात है, मुंह में कुंगड़ियां डाले बैठे रहो। फिर वो निघत से बोला, जनाब आपको बोलना पड़ेगा। निघत के होंठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट पैदा हुई। बोल तो रही हूं भाईजान। शफकत मुस्कुराया। तस्वीरों से दिलचस्पी है आपको? निघत ने निगाहें नीची करके जवाब दिया, जी है। तो उठिए, मैं आपको अपना एल्बम दिखाऊं, दूसरे कमरे में है। ये कहकर शफकत उठा। चलिए। आयशा ने शफकत का हाथ दबाया। पलटकर उसने अपनी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया जिसे शफकत न समझ सका। वो हैरान था कि खुदा मालूम क्या बात है कि उसकी बीवी ने उसका हाथ दबाया और इशारा भी किया। वो सोच ही रहा था कि तलत खट से उठी। चलिए भाईजान, मुझे दूसरों के एल्बम देखने का बहुत शौक है, मेरे पास भी एक कलेक्शन है। शफकत तलत के साथ दूसरे कमरे में चला गया। निघत खामोश बैठी रही। शफकत तलत को तस्वीरें दिखाता रहा। अपनी आदत के मुताबिक तलत बोलती रही। शफकत का दिमाग किसी और तरफ था। वो निघत के बारे में सोच रहा था कि वो इतनी खामोश क्यों है, तस्वीरें देखने उसके साथ क्यों ना आई। जब उसने उसको चलने के लिए कहा तो आयशा ने उसका हाथ क्यों दबाया? उस इशारे का क्या मतलब था जो उसने आंखों के जरिए किया था? तस्वीरें खत्म हो गईं। तलत ने एल्बम उठाया और शफकत से कहा, बाजी को दिखाती हूँ, उनको बहुत शौक है तस्वीरें जमा करने का। शफकत पूछने ही वाला था कि अगर उनको शौक है तो वो उसके साथ क्यों ना आई, मगर तलत एल्बम उठाकर कमरे से निकल गई। शफकत बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो निघत बड़ी दिलचस्पी से एल्बम की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर उसको खुशी देती थी। आयशा लड़कियों की मां से बातें करने में लगी रही। शफकत कनखियों से देखता रहा। उसका चेहरा जो पहले जरूरत से ज्यादा गंभीरता की धुंध में लिपटा था, अब खुश था। ऐसा लगता था कि तस्वीरें जो आर्ट का बेहतरीन नमूना थी, उसको राहत पहुंचा रही थी। उसकी आंखों में अब चमक थी, लेकिन जब एक घोड़े और तंदुरुस्त औरत की तस्वीर आई तो वो चमक धीमी पड़ गई। एक हल्की सी आह उसके सीने में लर्जी और वहीं दब गई। तस्वीरें खत्म हुई तो निघत ने शफकत की तरफ देखा और बड़े प्यारे अंदाज में कहा, भाईजान शुक्रिया। शफकत ने एल्बम निघत के हाथ से लिया और मेंटल पीस पर रख दिया। उसके दिमाग में खुदबुद हो रही थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा राज उस लड़की की जिंदगी के साथ लगा हुआ है। उसने सोचा, शायद कोई अधूरा रोमांस हो या कोई जहनी परेशानी। चाय आई तो शफकत निघत से बोला, उठिए चाय बनाइए, ये प्रिविलेज लेडीज का है। निघत खामोश रही, लेकिन तलत फुदक कर उठी। भाईजान मैं बनाती हूं। निघत का चेहरा फिर धुंध में लिपट गया। शफकत की उत्सुकता बढ़ती गई। एक बार जब उसने अनायास निघत को घूर कर देखा तो वो सिटपिटा सी गई। शफकत को दिल ही दिल में इस बात का अफसोस हुआ कि उसने क्यों ऐसी गलत हरकत की। चाय पर इधर उधर की बातें हुई। तलत ने उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। टेनिस का जिक्र आया तो उसने शफकत को बड़े गर्वीले अंदाज में, जो शौकी की हद तक जा पहुंचा था, बताया कि वो नैरोबी में नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी और 15-20 कप जीत चुकी थी। निघत बिल्कुल खामोश रही। उसकी खामोशी बड़ी उदास थी। साफ लगता था कि उसको इस बात का एहसास है कि वो खामोश है। एक बात जो शफकत ने खास तौर पर नोट की वो ये थी कि अजीज की बीवी की ममता का रुख ज्यादातर निघत की तरफ था। उसने खुद उठकर बड़े प्यार मोहब्बत से उसको क्रीम रोल दिया, मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया। उससे कोई बात करती थी
तो उसमें प्यार भी होता था। ऐसा लगता था कि वो बातों के जरिए से भी उसके सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर रही है या उसको चुमकार रही है। रुखसत का वक्त आया तो अजीज की बीबी उठी, बुर्का उठाया, आयशा से गले मिली, शफकत को दुआएं दी और निघत के पास जाकर आंखों में आंसू ला देने वाले प्यार से कहा, चलो बेटा चलें। तलत फुदक कर उठी। अजीज की बीवी ने निघत का एक बाजू थामा और दूसरा बाजू तलत ने पकड़ा। उसको उठाया गया। शफकत ने देखा कि उसका निचला धड़ बिल्कुल बेकार है। एक क्षण के लिए शफकत का दिल और दिमाग ठहर गया। जब वो संभला तो उसे अपने अंदर एक टीस सी उठती महसूस हुई। लड़खड़ाती हुई टांगों पर मां और बहन का सहारा लिए निघत गैर यकीनी कदम उठा रही थी। उसने पेशानी के करीब हाथ ले जाकर शफकत और आयशा को आदाब अर्ज किया। कितना प्यारा अंदाज था, मगर उसके हाथ ने शफकत के दिल पर जैसे घूंसा मारा। सारा राज उस पर खुल गया था। सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में यह आया, कुदरत क्यों इतनी बेरहम है? ऐसी प्यारी लड़की और उसके साथ इतना जालिमाना और बेरहम सलूक। इस मासूम का आखिर गुनाह क्या था जिसकी सजा इतनी कड़ी दी गई? सब चले गए। आयशा उनको बाहर तक छोड़ने गई। शफकत कई देर सोचता रहा। इतने में शफकत के दोस्त आ गए और वो भी अपनी बीवी से निघत के बारे में कोई बात न कर सका। अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में ऐसा बिजी हुआ कि निघत और उसके रोग को भूल गया। जब रात हो गई और आयशा ने उसे नौकर से खाने पर बुलवाया तो उसे अफसोस हुआ कि उसने सिर्फ एक खेल की खातिर निघत को भुला दिया। चुनांचे उसने उसका जिक्र आयशा से भी किया, लेकिन उसने कहा, आप खाना खाइए और बातें फिर हो जाएंगी। मियां बीवी दोनों इकट्ठे सोते थे। जब से उनकी शादी हुई थी वो कभी रात को एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे और उनकी शादी को करीब करीब 6 साल हो गए थे, मगर इस दौरान कोई बच्चा ना हुआ था। डॉक्टरों का यह कहना था कि आयशा में कुछ कमी है जो सिर्फ ऑपरेशन से दूर हो सकती है, मगर वो उससे डरी हुई थी। मियां बीवी बहुत प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके बीच कोई रंजिश नहीं थी। रात को वो इकट्ठे लेटते। आमतौर पर जब एक दूसरे के साथ लेटे तो शफकत को निघत की याद आई। उसने एक आह भरकर अपनी बीवी से पूछा, आयशा, निघत बेचारी को क्या रोग है? आयशा ने भी आह भरी और बड़े अफसोस वाले लहजे में कहा, 3 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची थी कि टीबी हो गया। निचला धड़ फालिज से मारा गया। शफकत के दिल में निघत के लिए हमदर्दी का बेपनाह जज्बा पैदा हुआ। उसने अपनी बीवी की पीठ को अपने सीने के साथ लगा लिया और कहा, आयशा, खुदा क्यों इतना जालिम है? आयशा ने कोई जवाब न दिया। शफकत को दिन की घटनाएं याद आने लगी। जब मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें एल्बम दिखाता हूं तो तुमने मेरा हाथ इसलिए दबाया था कि हाँ और क्या, आप तो बार बार। खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं था। उसको इस बात का बहुत एहसास है कि वो अपाहिज है। तुमने ये कहा है तो मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि मेरे सीने में किसी ने तीर मारा। आयशा ने कहा, जब वो आई तो खुदा की कसम मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी को पेशाब करना था। माँ और छोटी बहन साथ गईं। अजार बंद खोला फिर बंद किया। कितनी खूबसूरत है, बैठी हो तो खुदा की कसम पता नहीं चलता कि फालिद ज़दा है। बड़ी ज़हीन लड़की है। शफकत बोला, अच्छा? आयशा ने कहा, माँ कहती थी कि उसने कहा था कि अम्मी जान, मैं शादी नहीं करूंगी, कुंवारी रहूंगी। शफकत थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। इसके बाद उसने बेहद दुख महसूस करते हुए कहा, तो उसको इस बात का एहसास है कि उससे शादी करने के लिए कोई रजामंद नहीं होगा।
आयशा ने शफकत की छाती के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, शफकत साहब, कौन शादी करेगा एक अपाहिज से? शफकत ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो आयशा। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन कर सकता है शफकत साहब? शफकत ने कहा, तुम ठीक कहती हो। आयशा बोली, खूबसूरत है, अच्छे खाते पीते माँ बाप की लड़की है, सब ठीक है, मगर मर्दों के दिल में रहम कहां? शफकत ने करवट बदली, ऐसा ना कहो आयशा। आयशा ने भी करवट बदली, दोनों आमने सामने हो गए। मैं सब जानती हूं, कोई ऐसा मर्द ढूंढिए ना जो इस बेचारी से शादी करने को तैयार हो। शफकत ने सोच के कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आयशा बोली, बड़ी बहन है, गरीब को कितना बड़ा दुख है कि उसकी छोटी बहन की शादी की बातचीत हो रही है। शफकत ने कहा, सही कहती हो तुम। आयशा ने एक लंबी आह भरी, क्या बेचारी सारी उम्र इसी तरह कुड़ती रहेगी? नहीं, ये कहकर शफकत उठकर बैठ गया। आयशा ने पूछा, क्या मतलब? तुम्हें उससे हमदर्दी है ना आयशा? आयशा बोली, क्यों नहीं, खुदा की कसम खाकर कहो। हाय, ये भी कोई कसम खिलवाने की बात है? हर इंसान को उससे हमदर्दी होनी चाहिए। शफकत ने कुछ पल खामोश रहने के बाद कहा, तो मैंने एक बात सोची है। आयशा ने खुश होकर कहा, क्या? शफकत बोला, मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहा है कि तुम बहुत बुलंद ख्याल औरत हो। आज तुमने मेरे इस ख्याल को साबित कर दिया है आयशा। मैंने, खुदा मेरे इस इरादे को पक्का बनाए, मैंने इरादा कर लिया है कि मैं निघत से शादी कर लूंगा। सारा सवाब तुम्हें मिलेगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एकदम जैसे गोला सा फटा। शफकत साहब, मैं गोली मार दूंगी उसे अगर आपने उससे शादी की। शफकत ने ऐसा महसूस किया कि उसे जबरदस्त गोली लगी है और वो मरकर अपनी बीवी के आगोश में दफन हो गया है।